नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पुस्तक वितरण कार्यक्रम है आज और विद्या परीक्षा केंद्र का सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। 1698 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, टैबलेट वितरण किया जाएगा। यूपी सैनिक स्कूल में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छात्रों की हौसला अफजाई के लिए आज विशेष कार्यक्रम रखा गया है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पुस्तक वितरण भी होगी आज और इसी के साथ साथ विद्या परीक्षा केंद्र का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी द्विवेदी बने हुए हैं संवाददाता लाइव। अश्विनी, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए, आज जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है जिसमें पुस्तक वितरण भी होगी और टैबलेट वितरण भी होगा, तो क्या इस कार्यक्रम की रूपरेखा होगी, कब यह कार्यक्रम शुरू होगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि कभी भी बोर्ड एग्जाम होते हैं उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री लगातार 5 सालों से देखा जा रहा कि जो परीक्षार्थी होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनको गुर सिखाते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी किस तरीके से डटे रहना है, किस तरीके से कम समय में अपने आप को खुद को तैयार करना। निश्चित तौर पर आज भी ऐसा ही कार्यक्रम होना है जिसमें प्रधानमंत्री हैं जो लाखों जो छात्र होंगे उनसे चर्चा करेंगे। हालांकि वर्चुअली जुड़ेंगे। हाँ, लखनऊ में भी कार्यक्रम रखा गया जो कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल है वहां पर एक कार्यक्रम होगा। 10 बजे कार्यक्रम होगा जिसमें बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी वो सम्मिलित होंगे। इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सम्मिलित होंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान 1698 छात्र होंगे जिनको टैबलेट और पुस्तक वितरित की जाएगी। साथ ही साथ उनको मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से देश के लिए तैयार होना, किस के लिए तरीके से खुद के लिए तैयार होना। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का भी इस दौरान संबोधन होगा और छात्रों को कहीं ना कहीं दिशा और दशा दिखाई जाएगी कि बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या करना, आपको बेहतर भारत के लिए क्या क्या करना। निश्चित तौर पर साथ ही साथ आज जो निपुण भारत मिशन है उसके अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र है उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। बच्चों को जो कोरोना एग्जाम वॉरियर्स हैं वो पुस्तक भी उनको दी जाएगी। निश्चित तौर पर इस दौरान सैकड़ों संख्या में छात्र उपस्थित होंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री छात्रों को लेकर के काफी सजग रहते हैं। जिनके बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उनको पहले भी कहा गया कि उनकी बेहतर पढ़ाई उनकी व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री सख्ती भी करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जो बेहतर छात्र हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं उनका हक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अमूमन देखा जाता था पहले सरकारें थी कि छात्र मेहनत करते थे लेकिन जो नकल माफिया थे वो इतने हावी थे कि जो मेहनती छात्र थे वो पिछड़ जाते थे और नकल माफिया आगे निकल जाते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जितनी सख्ती परीक्षा केंद्रों की गई, जितनी सख्ती नकल को रोकने के लिए की गई वो काबिल तारीफ है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का मानना, सरकार का मानना है कि जो असली प्रतिभा है नकल के नीचे दब जाती है और बाहर नहीं निकलने पाती। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने उस पर चोट की है। नकल माफियाओं को जेल भेजा गया और इस बार तो एक कदम आगे बढ़कर कहा गया कि जो नकल माफिया होंगे अगर वो नकल कराते हैं, पकड़े जाते हैं तो उन पे एनएसए तक लगेगा। निश्चित तौर पर ये बड़ी शक्तियां हैं जो नकल माफियाओं के खिलाफ की जा रही हैं। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें बतौर मुख्यमंत्री आज मौजूद रहेंगे। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। लगातार हमारी नजर इस बड़े कार्यक्रम पर बनी रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली से अगली बड़ी खबर। वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से करेंगे संवाद। करीब 200 स्कूल टीचर और स्टूडेंट इवेंट में होंगे शामिल। उत्सव प्रतियोगिता के करीब 80 विजेता लेंगे भाग। देश भर के 102 छात्र और शिक्षक भी लेंगे भाग। 200 छात्र और शिक्षक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड देखने पहुंचे थे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करीब 200 स्कूल टीचर और स्टूडेंट्स इवेंट में होंगे शामिल। उत्सव प्रतियोगिता के करीब 80 विजेता लेंगे भाग और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक भी लेंगे भाग। 200 छात्र और शिक्षक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड देखने पहुंचे थे। तो दिल्ली से बड़ी खबर है। वार्षिक कार्यक्रम पर परीक्षा पे चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छात्रों से चर्चा करेंगे, टीचर्स से संवाद करेंगे और चूंकि परीक्षाएं आने वाली हैं तो ऐसे में बच्चों की हौसला अफजाई करना बहुत महत्वपूर्ण और
क्योंकि यही बच्चे जो हैं वो आने वाली भविष्य की पीढ़ी होंगी, जो कि देश को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम करेगी। और 200 छात्र और शिक्षक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर परेड देखने पहुंचे थे। लखनऊ में कॉमनवेल्थ प्लेयर्स का सम्मान समारोह, सीएम योगी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कॉमनवेल्थ प्लेयर्स को सीएम योगी ने किया सम्मानित। कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल पाने वालों का सम्मान, खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ के साथ। तो कल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और खिलाड़ियों को कहा गया कि खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और इसलिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना मौजूदा सरकार का कर्तव्य है। तो लखनऊ में कॉमनवेल्थ प्लेयर्स को सम्मानित किया गया। जो भी उत्तर प्रदेश से प्लेयर्स हैं जो कॉमनवेल्थ में अपना दमखम दिखा करके आए हैं, पदक जीत करके आए हैं, उनको सम्मानित किया गया। नोएडा के भी डीएम सुहास एलवाई जो कि पैरा ओलंपिक बैडमिंटन में थे, उन्होंने भी देश के लिए पदक जीता था और उन्हें भी सम्मानित किया गया कल। तो प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश के उस प्रत्येक खिलाड़ी को हम 10-10 लाख रुपए की सहायता अलग से देते हैं। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये राशि 5-5 लाख रुपए की राशि के रूप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को उपलब्ध करवाते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में देश के अंदर जो खेल प्रतियोगिताएं हुई थी उनमें कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुई थी और इसमें हमारे प्रदेश के 14 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 4 रजत पदक और 4 कांस्य पदक देश के लिए जीत करके प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया था। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उनका आज के इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार से 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 22 तक गुजरात में आयोजित हुए 36वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 20 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक, 18 कांस्य पदक जीत करके प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है। मैं उन सभी खिलाड़ियों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर के नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान का उपहास उड़ाया है। अगर नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के प्रति बीजेपी कोई भी भेदभाव नहीं करती है। नेताजी को पद्म विभूषण दिया गया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार जताता हूं कि फैसला लेने का साहस केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। पहले की जो भी सरकारें थी वो एक जाति, एक परिवार और एक समुदाय तक ही सीमित रहती थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती है और नेताजी को जो पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और यह निर्णय लेने का काम और साहस भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि पूर्ववर्ती जब देश और प्रदेश में सरकारें थीं तो एक परिवार और एक जाति और एक समुदाय तक सीमित रहते थे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कभी भी कोई राजनीतिक मतभेद हमारे किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन जब सम्मान देने का काम कभी अवसर मिला है तो चाहे बाबूजी कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम मरणोपरांत उनको भी दिया गया था और आज नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे, उनको भी ये सम्मान दिया गया।
फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने रामचरितमानस विवाद के जरिए अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा। साध्वी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव की रामचरितमानस में आस्था है तो जनता से माफी मांगे और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर करे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिनको आध्यात्मिक शास्त्रों के बारे में समझ न हो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हम लोगों को आपसी समरसता सिखाता है। सबसे पहले आपसी समरसता किसी ने स्थापित की थी तो वो भगवान राम ने की थी। इनको समझना हो, हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों पर उनको बोलना नहीं चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, हमें सिखाता है कि समरसता सबसे पहले यदि किसी ने स्थापित की थी, भगवान राम ने किया था। अयोध्या से निकलने के बाद सबरी, नीर, घी, जटायु, भील सारे लोगों को लेकर के लंका पर विजय प्राप्त किया। कोई अयोध्यावासी नहीं था, यही समाज के लोग थे जिनको जोड़ करके उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो मुझे लग रहा है कि जब तक अध्ययन न हो किसी विषय पर नहीं बोलना चाहिए। मैं चाहूँगी कि अखिलेश यदि जरा से श्री रामचरितमानस पर या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर आस्था रखते हैं तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से खुद को माफ़ी मांगनी चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर करना चाहिए। और वहीं मिर्जापुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि एक बार उन्हें अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जनता सब समझती है वो किसके इशारे पर बोल रहे हैं। 5 साल बीजेपी सरकार में मंत्री रहते भगवान श्री राम या रामायण पर कुछ नहीं बोले। आधा हिसाब विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ। जनता समझदार है, 2024 में पूरा हिसाब कर देगी। एक फ्रस्ट्रेशन स्वामी प्रसाद जी का है। या तो फ्रस्ट्रेशन है जो उन्होंने गलत फैसला किया, या फिर दूसरा उनको एक बार अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो भारत भूमि की परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, जिस रामायण के प्रति भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था, और भारत में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में रहने वाले भारतीयों की श्रद्धा। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पुलिस की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश शाहरुख घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी को मौके से भागने में उसका साथी सफल हो गया। बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पकड़े गए बदमाश शाहरुख पर 25,000 रुपये का इनाम था। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, बाइक और लूट के 3,000 रुपये बरामद हुए हैं। बदमाश के खिलाफ सेक्टर 20 और 24 में लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं और बदमाश शाहरुख अपने अपने साथियों के साथ दिल्ली एनसीआर में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। गाजियाबाद के शाहीबाद इलाके में एक विवाहिता ससुराल के बाहर टेंट लगा करके धरने पर बैठ गई। उसे ससुराल वाले घर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। पीड़ित विवाहिता का नाम खुशबू धामा है। विवाहिता के मुताबिक उसकी शादी न्यू करहेड़ा के रहने वाले दीपक चंदेला से 4 फरवरी 2010 को हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति सास और ननद दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। कुछ दिन बाद एक बेटी का जन्म हुआ तो ससुराल वालों ने और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि हमें लड़का चाहिए। वहीं जब दूसरी बेटी का जन्म हुआ तो ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को लिखित में दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब विवाहिता पिछले 10 दिन से ठंड में टेंट लगाकर न्याय के इंतजार में बैठी है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी दीपक चंदेला के साथ की थी, जो कि करहड़ा कॉलोनी में मेरा घर है, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। मैं यहाँ पर 10 दिन से कम घर से बाहर हूँ। मेरी सास ने, मेरे ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे मारपीट करके मेरे घर से निकाल दिया। जला के मारने की कोशिश की गई, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। मेरी शादी 4 फरवरी 2020 में दीपक चंदेला के साथ हुई थी और जब स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी अच्छे से लोगों ने रखा, क्योंकि मेरे फादर इनकी हर एक डिमांड को पूरा कर रहे थे। हमेशा दहेज मांगा करते थे।
मुझे एक प्रेगनेंसी कंसीव हुई, इनको चाहती एक बेटा हो जाए। उस समय मुझे एक बेटी हुई 9 नवंबर को, जिसका नाम हमने नवी रखा। नवी की डेथ वो 4 महीने बाद हो गई, जिसमें कि मुझे बाद में पता चला उसकी डेथ भी एक प्री प्लानिंग के। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदर अब्बास से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की। हैदर अब्बास के आवास जाकर मुलाकात की और इस दौरान हैदर अब्बास को और उनके भाई जिशान अब्बास दोनों मौजूद रहे इस मुलाकात में। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा है ये आपको भी सुनवाते हैं। आपको बताएं कि लखनऊ बिल्डिंग हादसे में हैदर अब्बास के परिवार के 2 लोगों की जान गई है। नुकसान हुआ है। हमारे बगल में हमारी पार्टी के हमारे साथी खड़े हैं। इनकी माँ, इन्होंने माँ खोई है, इन्होंने पत्नी खोई है। दुख और क्या हो सकता है। तो आज परिवार के बीच में दुख बांटने के लिए परिवार के सदस्यों में मिला। सरकार को आगे आके मदद करना चाहिए और जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। और कानून अगर किसी को कानून का उल्लंघन अगर किया है किसी ने और मानक से छेड़खानी की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और सरकार को आगे आकर के इन परिवारों ने जो भी उस बिल्डिंग में रहते थे सब कुछ खोया है, सब कुछ उनका चला गया। सरकार को मदद कर। राजधानी लखनऊ में मंगलवार की शाम अचानक 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और आज जब मलबा हटा तो इस दौरान एक और महिला का शव बरामद किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने महिला की बॉडी बरामद की है। तो अभी तक इस पूरे मामले में अब्बास हैदर के ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई थी, मां और पत्नी की, लेकिन अब एक और महिला की मौत हुई है, यानी कि संख्या अब 3 तक पहुंच चुकी है। और मलबा हटाने का कार्य जब किया जा रहा था, जिसे फाइनल राउंड कहते हैं, और जब पूरा मलबा हटाया जा रहा था, सुनिश्चित किया जा रहा था कि कोई और तो नहीं दबा हुआ है मलबे के अंदर, तो पता चल पाया कि एक और बुजुर्ग महिला जिसकी मौत हो गई है। ये भी महिला ही है। अमेठी से अगली बड़ी खबर। मामूली विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने महिला के घर जाकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोतवाली क्षेत्र के श्रवणपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दबंगों ने महिला के घर पर जाकर मारपीट की और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली क्षेत्र के श्रवणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। अब इस पूरे मामले में पुलिस कैसे जांच कर रही है ये सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन सीसीटीवी के आधार पर काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरा आप ये देखिए कि जो लोग ऊपर से तमाशबीन बने रहे, जिन्होंने फ़ोन में तस्वीरें कैद की हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से भी पुलिस जांच करेगी। अमेठी से पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर दबंगों ने महिला के घर पर जाकर मारपीट की है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपस में ही लोग भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खूब लाठी डंडे चले हैं। 2 पक्षों में मारपीट, मामूली विवाद को लेकर मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि दोनों पक्षों को शांत करा दिया जाए। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता हासिल हुई है। गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर्स कार पर लगा हुआ और सफर कर रहे थे 2 लोग इस कार में, लेकिन दोनों को ही धर दबोचा पुलिस ने। दोनों युवक लोगों पर आधिकारिक प्रभाव डालने और टोल टैक्स चोरी करने के लिए
गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। और पुलिस के अनुसार मोदी नगर में दिल्ली मेरठ हाईवे पर पुलिस द्वारा चेकिंग का अभियान चलाया गया था। तभी वाहन चेकिंग के दौरान ये गाड़ी वहां से गुजरी और पुलिस के जवानों को नीली बत्ती लगी सफारी आती दिखाई दी, जिस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर चस्पा हुआ था। जब चेकिंग के लिए रोका गया और उनसे गृह मंत्रालय पर लगे स्टिकर के बारे में पूछा गया तो कार सवार हड़बड़ा गए, जिससे पुलिस को शक पैदा हुआ और उसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो कार सवार लोगों ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्रालय का स्टिकर टोल बचाने के लिए और लोगों पर प्रभाव बनाने के लिए लगाया हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।